हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है और ये अपने सेक्टर की एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इस कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस यूनिट्स कौन से हैं, इस कंपनी के बनाए द्वारा प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस क्या हैं और ये किस किस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को केटर करते हैं। आखिर में हम डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल और चार्ट एनालिसिस को भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई ऐसे एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आए आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी एक मार्केट लीडर है अपनी स्पेशलिटी और फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस में। ये एक बहुत ही वेल नोन और पुराने इंडिया के इंडस्ट्रियल हाउस को बिलोंग करती है जो कि है पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप को। इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में और ये कंपनी इंडिया में एक बहुत ही बड़ा फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी चलाती है। इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिनमें से एक गुजरात के सूरत में है और दूसरा मध्य प्रदेश के दहेज में है। इनका एक नवीन रिसर्च इनोवेशन सेंटर भी है जो कि गुजरात के सूरत में ही बेस्ड है। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसको हम MOL के नाम से भी जानते हैं, ये यूके में बेस्ड है और ये एक मार्केट लीडर की तौर पे आती है फ्लोरिनेशन और हाई प्रेशर केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं अब हम इसके बिजनेस यूनिट्स के बारे में। ये कंपनी 4 बिजनेस यूनिट्स में विभाजित है। जो पहला इसका बिजनेस यूनिट है वो है रेफ्रिजरेशन का, दूसरा इसका बिजनेस यूनिट है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का, तीसरा जो बिजनेस यूनिट है वो है स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स का जहाँ पे इसकी सब्सिडरी कंपनी MOL भी आती है, और चौथा और आखिरी जो बिजनेस यूनिट है वो है क्रैम्स। तो फ्रेंड्स, क्रैम्स का फुल फॉर्म जो है वो लगभग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। तो जान लेते हैं इसके पहले बिजनेस यूनिट के बारे में, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन जिनका बिजनेस यूनिट है ये डील करता है इन मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस एंड हाई क्वालिटी रेफ्रिजरेंट्स फॉर वेरियस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन एप्लीकेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज। इनका एक बहुत ही फेमस और वेल नोन ब्रांड है मैफ्रॉन, ये एक रेफ्रिजरेंट है। तो इस कंपनी के द्वारा जो बनाए गए रेफ्रिजरेंट्स हैं ये रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री और एयर कंडीशन बनाने वाली कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। इनका जो दूसरा बिजनेस यूनिट है वो है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। इन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड बिजनेस यूनिट दे मैन्युफैक्चर एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक और एक्वस हाइड्रोफ्लोरिक, और ये दोनों ही प्रोडक्ट यूज होते हैं ऑयल एंड घी इंडस्ट्री में, स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनीज के द्वारा, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनीज, एब्रेसिव इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज। और इनका जो आखिरी और थर्ड लास्ट बिजनेस यूनिट है वो है स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स का, जहां पर MOL सब्सिडरी कंपनी जो है इनकी वो भी आती है। ये बनाते हैं इसमें वेरी वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड स्पेशलिटी फ्लोरो इंटरमीडिएट्स इन लार्ज क्वांटिटी, और ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये एक बहुत ही सेफ और रेस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं, फुल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए, बिकॉज इनकी जो एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज हैं वो हैं फार्मा, क्रॉप प्रोटेक्शन, हाइड्रोकार्बन और फ्रेग्रेंसेस, और इनके स्टैंडर्ड्स फ्रेंड्स बहुत ही हाई होते हैं जिनको मानना मैंडेटरी होता है। और जिनकी आखिरी और फोर्थ बिजनेस यूनिट है वो है क्रैम्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो कि ये अपने क्लाइंट कंपनीज को देते हैं। इस बिजनेस के द्वारा ये अपने क्लाइंट कंपनीज को ऑफर करते हैं केमिकल सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। और ये जो केमिकल क्लाइंट कंपनीज आती हैं ये किस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं फार्मा इंडस्ट्रीज को, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को और स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज को। तो फ्रेंड्स, ये तो था इस कंपनी के थोड़ा हिस्ट्री और इस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में।
आइए अब हम जान लेते हैं इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स और ग्राफ चार्ट्स को। तो अगर हम इसका आज का डे ग्राफ देखें तो इसमें 4% की गिरावट देखी जा सकती है। यह शेयर ओपन हुआ था आज 1848.10 में। इसने हाई बनाया था 1892.90 का और लो बनाया था 1835 का। इसने जो रेंज शो किया था वो था तकरीबन 1848 से लेके 1892 का। इसमें आज 4.04% की गिरावट देखी गई है। अगर हम इसके 5 डे ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी इसने 3.5% का इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया है। हालांकि ग्राफ आपको रेड में दिख रहा होगा। मार्च में देखें तो यहाँ पर आपका ग्राफ ग्रीन में है और यहाँ पर इसने जो प्रॉफिट बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को वो है 9.12% का। अगर हम 6 मंथ्स के ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बनाकर ही दिया है जो कि है 14.3% का। इनके अगर हम ईयर लॉन्ग ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी खासी कमाई प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को बना के दी है जो कि है 67% की। अगर हम इसके 5 ईयर्स ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 449.45% का प्रॉफिट कमा के इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर हम इनके ईयर लॉन्ग ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 1216.10% का प्रॉफिट कमा के दिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई इसके ग्राफ के बारे में। चलिए एक बार देख लेते हैं कि स्क्रीनर में क्या कहता है। अगर हम screener.com में आए तो इनका मार्केट कैप है 9127 करोड़ का, जो कि मिड कैप कहलाएगा। करंट प्राइस 184 का है, 1844 का है। स्टॉक भी इनका 22 का है जो अच्छा खासा है। डिविडेंड यील्ड 0.60% का है। ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है। ROCE 21.79 का और ROE 14.54 का है जो रीजनेबल है, अच्छा है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो कंपनी के डेप्ट बहुत ही कम है। जीरो डेट फ्री कंपनी भी इसको बोला जा सकता है। अगर इसके कॉन्स देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड बाय 0.51% ओवर लास्ट क्वार्टर। तो हल्की सी प्रोमोटर होल्डिंग में गिरावट देखी गई है। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 13.52%। अगर इसकी कुछ पीयर कंपनीज को देखें तो वो आती हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, सुमिटोमो केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, कैस्ट्रॉल इंडिया, विनाती ऑर्गेनिक्स और आखिर में नवीन फ्लोरो इंटरनेशनल। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखें 2018 के जून से क्वार्टरली, ये दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो ये निकल के आते हैं 64 के जून 2018 में, सितंबर 2018 में है 51 के, दिसंबर में 52 के, और मार्च 2019 में 52 के, फिर 61, 68, 65, 69। तो ये लगभग स्टेबल दिखा रहे हैं। अगर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाए तो यहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है लेकिन ओवरऑल मोर ओवर ये स्टेबल ही है। 62 के हैं, 60 के हैं 2018 जून में, और उसके बाद 52 के, 56 के, 56, 59, 68, 67 और 63। तो मोर और लेस ये स्टेबल है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 38 का, 37 का, 39 का, 35 का, 43 का, 47 का, 45 और आखिर में 273 मार्च 2020 का। तो इनका प्रॉफिट ये सारे करोड़्स में फिगर्स हैं दोस्तों। ये अच्छा और स्टेबल निकल के आ रहा है। खाली अगर आप मार्च 2020 का देखें तो ये अच्छा खासा बढ़ गया। जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल्स, फार्मा सेक्टर, ये इनकी जो कंज्यूमर आप बोल सकते हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं वो ये B2B में डील करते हैं। ये डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील नहीं करते, इंडिविजुअल बेसिस पे डील नहीं करते हैं। तो इनके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी इंडस्ट्रीज होंगे, तो ये केटर करते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ को। तो उस वजह से इनका अगर आप मार्च 2020 का अगर आप देखें तो उसमें बढ़ोतरी काफ़ी देखी गई है इनके नेट प्रॉफिट में, जो कि है 273 के। तो अगर हम इनके ईयर लॉन्ग प्रॉफिट को देखें तो उसमें भी आपको स्टेबिलिटी और इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, जो कि निकल के आता है मार्च 2008 में 8 करोड़ का था, उसके बाद 43 करोड़, फिर 82 करोड़, 71 करोड़, 218 करोड़, इसमें उसके बाद 43 करोड़। इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएशन दिख रहा है, जो कि है 2012 से 2013 के बीच में। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थोड़ी डाउन हुई थी 2012 से 2013 के बीच में। इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउनवर्ड्स दिखा था, डाउनवर्ड ट्रेंड आया था, तो उस वजह से इसमें थोड़ी इनकी गिरावट देखी गई है।
उसके बाद 66 बढ़ोतरी हुई है, 55, 84, 137, 180, 149 और फिर लास्ट जो TTM होता है दोस्तों, उसका मतलब है कि ये लास्ट 12 मंथ्स के फिगर दिखा रहे हैं। जो TTM है इट विल नॉट बी सेम विथ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग्स, ये इनके लास्ट 12 मंथ्स के हो सके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ईयर के। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है 409 करोड़ की। तो अगर इनका हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें 10 साल, 5 साल, 3 साल और लास्ट 12 महीनों का, तो ये निकल के आता है 10 साल में 9.02% का, 5 साल में 15% का, 3 साल में 13% का और लास्ट के 12 महीनों में 6.59 का। तो ये काफ़ी अच्छे फिगर्स निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 10 साल, 5 साल, 3 साल और लास्ट के 12 सालों में निकल के आ रहा है 18%, 15%, 17% और 14%, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इनके टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ में नज़र डालें तो वो लगभग सेम आ रहे हैं। तो अच्छी कंपनीज के लगभग सेम ही आते हैं। अगर आप देखें तो टोटल लायबिलिटीज़ इनके 445, एसेट्स 445, 428, 428, 466, 466, 520 तो 520, 764, 764, 726, 726। तो ये काफ़ी कांस्टेंट और सही हैं, अच्छे हैं। अगर हम इनके ROCE को देखें तो मार्च 2008 में ये 10% का था, 2009 में 31%, 45%, 34%, मार्च 2012 में 66%, 13%, 11%, 11% और 2019 में जाके 22%। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो फ्रेंड्स, प्रोमोटर होल्डिंग ये सितंबर 2017 में 32% की थी, दिसंबर में 31.96% की, 2018 में 31, उसके बाद 31, 31, 31, 31 और आखिर में अगर हम जाकर देखें मार्च 2020 में 30.5। तो मार्च 2020 में जाके इसमें हल्की सी गिरावट आई है, क्योंकि दिसंबर 2019 में 31.03 की थी और मार्च 2020 में 30.5% की है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का लगभग सेम दिख रहा है। मार्च 2020 में 19 है, दिसंबर 2019 में 18 है, तो उसमें 1% की गिरावट दिखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इसमें 1% की बढ़ोतरी दिखी है। 2019 में 17.40% था और मार्च 2020 में 18% है। तो प्रोमोटर होल्डिंग में स्लाइटली डिक्रीज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्लाइटली डिक्रीज है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्लाइटली इंक्रीज है 1% के तकरीबन। अगर हम tickertape.com में टिकरटेप के वेबसाइट में जाके देखें तो इनके कुछ चेकलिस्ट हम देख लेते हैं, जिनमें से 2 चेकलिस्ट रेड फ्लैग है और 3 चेकलिस्ट ग्रीन फ्लैग है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ग्राफ में भी बोला था, ये थोड़ा सा इसके वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगी, लेकिन आज की डेट में ये इसके वैल्यूएशंस थोड़े से हाई लग रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना के लॉन्ग टर्म में इनमें खरीदारी ज़रूर की जा सकती है। इसके रिटर्न्स अच्छे हैं। स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक FD। डिविडेंड रिटर्न्स जैसे कि हमने पहले देख लिए थे इसके फिगर में, तकरीबन कुछ 0.61 या 0.31% का इनका डिविडेंड निकल के आ रहा था। तो इसमें डिविडेंड में थोड़ी सी कमी है, डिविडेंड ये कंपनी ज़्यादा नहीं देती है। एंट्री पॉइंट्स अगर हम देखें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो इसमें वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा बिका नहीं है। और अगर हम नो रेड फ्लॉग्स देखें तो स्टॉक्स नॉट इन ASM एंड GSM लिस्ट। तो दोस्तों, ASM GSM लिस्ट वो होता है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो भी स्टॉक्स इस लिस्ट में आते हैं उन स्टॉक से थोड़ी दूरी बना के रखें। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को एक बार देखें तो उसमें क्या कहते हैं, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स इनके 80% बाय के हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पर्सनल व्यू रहेगा उसमें यह रहेगा कि आप थोड़ा सा इसमें होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें। ये कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से हाई लग रहे हैं, तो थोड़ा इसमें डिप आने दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डिप के बाद आप इसमें थोड़ी बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे या किस स्टॉक पे देखना चाहते हैं, कमेंट करके प्लीज़ बताएं। हम उसमें भी जल्द एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।